अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है। ठीक है, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। अब सबसे पहले क्या होता था कि पहले पहले लोग जब अपना डाटा को मैनेज करते थे तो वो क्या करते थे कि हर एक अपने डाटा को अपने तौर के ऊपर सेव करता था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, ठीक है, और उसके कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने हिसाब से अपने डाटा को मैनेज करता था। तो वो क्या करते थे कि सिंपल सी अपनी वो जो डाटा होता था, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड उसकी फाइल्स वगैरह बनाकर वो अपने पास रख लेते थे। और वो जो फाइल्स होती थी वो एक ख़ास किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर चलती थी। तो इसको ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। और उनको फिर क्या किया जाता था कि किसी डिस्क वगैरह पे या टेप वगैरह पे उसको सेव किया जाता था। तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है जिस तरह के यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। एक मैंने ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। इसमें एक लाइब्रेरी, एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब हालांकि ये तीनों जो हैं वो एक ही अदारे की हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो लाइब्रेरी है वो अपना डाटा को अलहदा से सेव कर रही है। एग्जामिनेशन वाले जो हैं वो अपना डाटा जो है वो अलहदा से सेव कर रहे हैं। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले जो हैं वो अपना डाटा जो है अलहदा से सेव कर रहे हैं। अब इसमें ये होता था कि अब अगर किसी दूसरे बंदे को इसकी ज़रूरत पड़ गई है तो वो क्या करता था कि वो डाटा ले नहीं सकता जब तक कि वो उस डिपार्टमेंट में जाके उनसे हासिल नहीं कर लेता था। तो यहाँ पे फिर क्या होता था कि हर एक का चूँकि डाटा अपने हिसाब से यानी अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से उन्होंने मैनेज करना होता था। तो इसलिए जब कोई बंदा दूसरा उस डाटा को मैनेज करता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता था, क्योंकि जो उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं था करता। तो इस वजह से ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज थे। तो आजकल जिस तरह सिंपल सी इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर, दो अलग अलग किस्म के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक सॉफ्टवेयर का जो डाटा है वो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं को ओपन कर सकते। ठीक है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि जी ये डाटा जो है ये इस सॉफ्टवेयर को नहीं ओपन कर सकता। तो इसी तरह जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था तो उसके लिए क्या किया जाता था कि लोग जो होते थे वो अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो डाटा इकट्ठा होता था उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करवाते थे। तो जिसकी वजह से वो किसी दूसरे जो डिपार्टमेंट होता था उसके सॉफ्टवेयर के साथ वो नहीं था कंपैटिबल, जिसकी वजह से वो उन सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं था चलता। तो ये ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग थी। लोग अपने हिसाब से डाटा को मैनेज करते थे, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट है सिर्फ वो उसको यूज़ कर सकता था, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर जो अपने होते थे वो उसी तरह से डेवलप करवाए हुए होते थे। जबकि दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसके जो सॉफ्टवेयर होते थे वो किसी और तरह से डेवलपमेंट होते थे, तो वो उस डाटा को एक्सेस या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको रन नहीं था कर सकता, जिसकी वजह से फाइल ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान थे। और इसको क्या करते थे कि लोग अपने हिसाब से सिर्फ मैनेज करते थे और जिसको ज़रूरत होती थी या जिस डिपार्टमेंट का वो डाटा होता था सिर्फ वो अपने लिहाज से उसी को मैनेज करते थे। अब आगे कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या क्या डिसएडवांटेज होता था। सबसे पहले इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंस। अब ये होता था कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर डिपार्टमेंट का जो डाटा होता था वो उसको अपने लिहाज से मैनेज करते थे। उस मैनेज करने की वजह से फिर क्या होता था कि कोई दूसरे डिपार्टमेंट जो कि कोई और किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है वो इस डाटा को एक्सेस या मैनेज नहीं था कर सकता। तो इस वजह से सबसे पहले तो क्या करना पड़ता था कि कोई भी जो डिपार्टमेंट है उसने अपना डाटा को जब यूज़ करना है तो वो क्या करते थे कि एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर बनाते थे, ठीक है, जिसके अंदर वो डाटा को मैनेज करते थे। तो लिहाजा जो डाटा होता था वो उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से ही उसके ऊपर डिपेंडेंस होता था। ठीक है, अब वो क्या होता था कि वो डाटा जो होता है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं चल सकता। तो लिहाजा अगर किसी और बंदे ने उस डाटा को देखना है या उसको इस्तेमाल करना तो उसको भी वही सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि जिसके अंदर पहले वो डाटा यूज़ कर रहे थे। तो इसलिए जो
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसका सबसे बड़ा मेन एडवांटेज यही होता था कि सिर्फ जी आपके पास जो डाटा है वो सिर्फ उसी प्रोग्राम के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर रन हो सकता है जिसके अंदर के वो बना हुआ है या जो कि उसके लिए ख़ास तौर के ऊपर बनवाया हुआ है, वरना वो जो डाटा है वो किसी दूसरे के ऊपर चल नहीं सकता। उसके बाद इसका दूसरा डिसएडवांटेज है डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। अब डुप्लीकेशन ऑफ डाटा क्या होता है कि जो भी कोई इंसान कोई भी अदारा या कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो क्या करते थे कि वो डाटा को अपने हिसाब से मैनेज करते थे। अब सिंपल से इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता था कि लोग क्या करते थे, अब उसके अंदर कई डिपार्टमेंट थे। अब हर डिपार्टमेंट ने क्या करना होता था कि स्टूडेंट का जो डाटा होता है उसको अपने पास अलहदा मैनेज करना होता था। तो जिसकी वजह से अब एक ही स्टूडेंट अगर हो और उसका 3-4 जगहों के ऊपर डाटा सेव हो तो वो डाटा डुप्लीकेट हो जाता है, यानी उसकी जो कापीज़ होती हैं वो हर डिपार्टमेंट के, क्योंकि हर डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर उसको सेव करना होता है, तो लिहाजा एक ही स्टूडेंट का डाटा कई जगहों के ऊपर पड़ा हुआ होता था, जिसकी वजह से उसके डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन आ जाती थी। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई एक स्टूडेंट है, उसका डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसने लाइब्रेरी में जाना है और लाइब्रेरी में से कोई बुक इशू करवानी है, तो अब क्या होता था कि स्टूडेंट का डाटा जो होगा वो उसके एडमिन ऑफिस में भी पड़ा हुआ होगा और उसकी लाइब्रेरी में भी जाके उसका डाटा पड़ा हुआ होता था। अब डुप्लीकेशन के आगे बहुत ज़्यादा उसके डिसएडवांटेज थे। उसमें क्या होता था कि जी डुप्लीकेशन में अगर फॉर एग्जांपल एक जगह पे आपका डाटा आपने अपडेट करवाया है, यानी अपना एड्रेस वगैरह या अपना कुछ भी चेंज करवाया है, लेकिन दूसरी जगह पे वो आपने चेंज नहीं करवाया, तो इसकी वजह से वो डाटा जो होता था वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता था। डाटा की जो क्वालिटी होती थी किसी भी स्टूडेंट के डाटा की, वो ठीक तरह से नहीं उसको मैनेज कर सकता था। तो इस वजह से ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि डाटा जो होता है कि स्टूडेंट का वो कई जगहों के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से एक तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेश आती है। उसके बाद लिमिटेड डाटा शेयरिंग आता है। लिमिटेड डाटा शेयरिंग में क्या होता है कि कोई भी, अब जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम जो होता है वो डाटा डिपेंडेंस होता है। अब डाटा डिपेंडेंस होने की वजह से क्या होता था कि कोई भी जो दूसरा डिपार्टमेंट के लोग हैं या दूसरा किसी एक आदमी से कोई दूसरा आदमी डाटा को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो कोई और किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कर सकता था कि वो डाटा को अपने पास शेयर नहीं था कर सकता, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर किसी ने वो डाटा लेना है, उसको शेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता था कि उनको इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था कि जो कि उसके ऊपर वो डाटा को रन कर सके, जिसकी वजह से डाटा जो होता था उसकी शेयरिंग जो होती थी वो बहुत कम होती थी, क्योंकि जिस आदमी को भी वो डाटा चाहिए पहले उसने क्या करना होता था कि उसके मुताबिक को एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है, जिसकी वजह से फिर जो शेयरिंग थी डाटा की, यानी कि जिस किसी दूसरे आदमी को वो डाटा चाहिए तो वो बहुत लिमिटेड थी, ठीक है। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बाद फिर वो क्या करेगा कि फिर वो उससे डाटा ले सकता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आती थी कि डाटा जो होता है वो शेयर नहीं होता था इतनी जल्दी, जिसकी वजह से इसके बहुत कम इम्कानात होते थे कि कोई भी जो आदमी है वो अपना डाटा किसी दूसरे आदमी को डाटा शेयर कर सके। उसके बाद आ जाता है कि लेंथी डेवलपमेंट टाइम। लेंथी डेवलपमेंट टाइम में ये होता है कि अब कोई भी जो आदमी है, ठीक है, अब उसने अगर एक ख़ास कोई और डाटा उसके पास आ गया, किसी और फॉर्मेट में डाटा आ गया, तो अब क्या करना पड़ता था कि जी वो तो फॉर्मेट वो जो डाटा है, ठीक है, वो उसके पास जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर वो चल नहीं सकता। तो लिहाजा क्या करना पड़ता था कि फिर उनको एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से कि वो डाटा जो होता है वो उसके ऊपर चल सके। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक डाटा को चलाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले क्या करना पड़ता था उस डाटा के मुताबिक, ठीक है, उसके फॉर्मेट के मुताबिक उनको पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना पड़ता था। सॉफ्टवेयर बनने के बाद फिर वो क्या कर सकते थे कि उसके ऊपर वो डाटा को चला सकते थे, जिसकी वजह से वो डाटा को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट टाइम लग जाता था, क्योंकि पहले सॉफ्टवेयर ने डेवलप होना है, फिर उसके बाद फिर जो आपका डाटा है वो उसके ऊपर चल सकता है। उसके बाद आ जाता है ये एक्सेसिव प्रोग्राम मेंटेनेंस। अब जिस तरह के आपको पहले पता है कि जो कोई भी डाटा है, ठीक है, वो एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है,
ठीक है। तो अब सबसे फिर उसके बाद क्या करना पड़ता था कि जी अब उसकी सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करनी पड़ती थी सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा, जिस तरह के ऊपर वाले जितने भी इसके जो डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, उन सब को हैंडल करने के लिए फिर क्या करना पड़ता था कि डेटाबेस जो कोई भी इन से कोई भी जो डिपार्ट अदारा है, ठीक है, उसको वो उस सारे के सारे को चीज़ को मैनेज करने के लिए फिर क्या करना पड़ता था कि वो डेटाबेस को मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ती थी, यानी डेटाबेस को अपडेट करवाना पड़ता था। डेटाबेस के अंदर अगर कोई एरर वगैरह आ गया तो उसको रिमूव करवाने में उनका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। प्रोग्राम तो उसके फॉर एग्जांपल अगर कोई नया किस्म का सॉफ्टवेयर आ गया है तो जितने भी ऊपर वाले यानी कि डाटा शेयरिंग की वजह से उनको कुछ करना पड़ता था, उसके बाद डुप्लीकेट डाटा की वजह से, तो यानी कि जितने भी ऊपर ये डिसएडवांटेज दिए हुए हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर काबू पाने के लिए क्या करना पड़ता था कि फिर उनको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी अपने भी सॉफ्टवेयर्स की, और तकरीबन इसकी वजह से 80% जो बजट होता था वो सिर्फ इसकी मेंटेनेंस में ही गुजर जाता था कि जी हमने किस तरह इसको जो हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है इसको किस तरह हमने मेंटेन रखना ताकि वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक काम कर सके और हमें वो जो भी इसके पास जो डाटा है वो हम रिक्वायर्ड डाटा हमें वो दे सके। उसके बाद आगे आ जाता है जी डेटाबेस अप्रोच। अब डेटाबेस अप्रोच क्या होती है, ठीक है। डेटाबेस अप्रोच का मतलब ये होता है कि एक डेटाबेस जो हम चला रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह काम करता है, ठीक है, यानी कि हम डेटाबेस को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, और हम उन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डाटा मॉडल्स। डाटा मॉडल्स क्या होते हैं? डाटा मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिक तौर के ऊपर मुख्तलिफ एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है डाटाबेस का, ठीक है। कंसेप्चुअल डिज़ाइन होता है जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ डाटा की नेचर के बारे में और उसके बाद उसकी रिलेशनशिप के बारे में उसके बहुत ज़्यादा एक डिज़ाइन बनाया जाता है, ठीक है। तो कि डाटा हमारा जो होगा वो किस तरह का होना चाहिए, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इंटीजर में, वो पिक्चर में, वो ऑडियो होना चाहिए, वो वीडियो होना चाहिए, ठीक है, उसके मुताबिक यानी डाटा की नेचर के मुताबिक। और उसके बाद उसके रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि ये जो डाटा है ये किस तरह का काम करेगा, इसके अंदर कितने टेबल्स होंगे और वो टेबल किस तरह आपस में मिलकर कोई भी काम जो होगा वो परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले फिर क्या किया जाता था कि इस तरह एक डिज़ाइन वगैरह जो कंसेप्चुअल डिज़ाइन है वो क्रिएट किया जाता था कि जी हमारा जो डाटाबेस है वो किस तरह काम करेगा और उसके अंदर डाटा की नेचर क्या होगी और डाटा के अंदर जितना भी जो मवाद होगा, ठीक है, यानी उसका जितने भी अंदर डाटाबेस के अंदर टेबल्स वगैरह हमने जनरेट किए होंगे, ठीक है, वो किस तरह जो होंगे वो आपस में काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होती हैं? एंटिटीज़ को हम सिंपल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अब ऑब्जेक्ट कोई भी वो चीज़ होती है जिसके मुतल्लिक आप डाटाबेस में डाटा अपना बना रहे होते हैं और उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अब आप किसी अपने कस्टमर के रिलेटेड डाटा बना रहे हैं डाटाबेस के अंदर, ठीक है। तो जब आप किसी कस्टमर के रिलेटेड डाटा बनाएंगे तो वो कस्टमर क्या होगा, वो एज ए एंटिटी या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा। यानी सिंपल सी बात है, एंटिटीज़ क्या होते हैं कि कोई भी वो चीज़ जिसके रिलेटेड आप डाटाबेस के अंदर डाटा बना रहे हैं उसको एंटिटीज़ का नाम दिया जाता है। वो कस्टमर हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो आपका कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह का एक हो सकता है, यानी कि जितने जिसके रिलेटेड भी आप वो डाटाबेस के अंदर डाटा बना क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी एंटिटीज़ कहलाएगा। उसके बाद आ जाता है जी रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स कई तरह के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि डाटाबेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं। वो रिलेशनशिप्स का काम क्या होता है कि वो आपको ये बताते हैं कि जी आपका किस डाटा के साथ किस तरह का रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान जो होता है वो डाटा रखता है, ठीक है, तो उसके डाटाबेस के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं या उसकी जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, डाटाबेस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इसके रिलेटेड वो क्या करता है कि रिलेशनशिप्स को क्रिएट करता है। अब रिलेशनशिप्स की कई अकसाम होती हैं। सबसे पहले आती है वन टू मैनी, उसके बाद मैनी टू मैनी, वन टू मैनी और मैनी टू वन आ जाता है, ठीक है। चार किस्म किसकी होती हैं, यानी कि क्या होती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और मैनी टू वन।
ये इस तरह की क्या होती हैं कि इसके अंदर जो रिलेशनशिप्स होते हैं और डाटाबेस के अंदर वो क्रिएट किए जाते हैं। अब वन टू वन क्या होता है, सिंपल सी बात है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं एक बात आपको सब इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक आदमी जो होता है उसका एक ही CNIC नंबर हो सकता है, ठीक है, या एक आदमी जो होता है उसके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं और किसी दूसरे बंदे से उसका मैच नहीं होता। तो ये जो रिलेशनशिप की मिसाल है ये वन टू वन की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है जी वन टू मैनी, ठीक है। वन टू मैनी का मतलब क्या होता है कि अब एक आदमी है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जिस तरह कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो आप क्या करते हो कि आप एज ए कस्टमर सिंगल के तौर पर वहाँ जाते हो और आप कई एक से ज़्यादा चीज़ों के ऑर्डर दे देते हो, ठीक है, कई चीज़ों के। तो इसकी वजह से फिर आपके और उन चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा उसको वन टू मैनी का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैनी टू मैनी, अब क्या होता है कि मैनी टू मैनी कई कस्टमर जो अगर वो शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो कई कस्टमर कई चीज़ों के ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इसके यानी कि कई लोग जो होते हैं वो कई चीज़ों का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैनी टू मैनी का रिलेशन का नाम दिया जाता है। और उसके बाद मैनी टू वन, मैनी टू वन क्या होता है कि अगर आपने शॉपिंग की है, ठीक है, तो आप एक चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। अब उस चीज़ का ऑर्डर आपने नहीं, आपके अलावा कई लोगों ने दिया होगा, ठीक है। अब ऑर्डर कई हैं लेकिन वो चीज़ क्या है, वो एक सिंगल चीज़ है। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा वो मैनी टू वन का रिलेशन क्रिएट होता है। उसके बाद आ जाता है जी आगे रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस में क्या किया जाता है, अक्सर औकात रिलेशनल डाटाबेस के अंदर इस तरह के रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं कि जब कोई भी जो टेबल जो उसके अंदर पड़े हुए हैं वो आपस में किसी ना किसी तरीके से ज्वाइन हो सके, यानी उनके दरमियान एक ख़ास किस्म का ताल्लुक पैदा किया जा सके। तो इस वजह से जो रिलेशनल डाटाबेस है इसको अब किस तरह क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल हैं, ठीक है, एक कस्टमर का टेबल है, दूसरा ऑर्डर का टेबल है। अब अगर मैंने इनको ज्वाइन करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि जो ऑर्डर का जो प्राइमरी की है, ठीक है, जो ऑर्डर की प्राइमरी आईडी होगी या की होगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, उस की को कस्टमर्स के डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना होगा, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा जी ये कस्टमर है और इसने ये ऑर्डर की है। तो इस तरह जो टेबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम किया जाता है उसको रिलेशनल डाटाबेस का नाम दिया जाता है। उसके बाद आगे आ जाता है DBMS। DBMS क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डाटाबेस तो होता है एक चीज़, लेकिन अब उस डाटाबेस को चलाने के लिए, उसको अपडेट डिलीट करने के लिए, उसके रिट्रीव करने के लिए, डाटा फेच करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको किसी एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है जिसको DBMS का नाम दिया जाता है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डाटा को हैंडल करता है या मैनेज करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि जी मैंने डाटाबेस में से मुझे ये डाटा डिलीट करना है, तो आप उसमें से डायरेक्ट डाटाबेस को डिलीट नहीं कर सकते डाटा को। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके ज़रिए या जिसको इस्तेमाल करते हुए आप क्या करोगे, आप उसके अंदर वो डाटाबेस को डिलीट कर सकते हो, या अगर आपने एक न्यू डाटाबेस ऐड करवानी डाटा ऐड करवाना किसी चीज़ का, तो आप क्या करते हो कि उसी को इस्तेमाल करते हुए आप डाटा उसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये DBMS की कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, जिस तरह आजकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। ओरेकल हो गया, DBMS हो गया, और ओरेकल हो गया, उसके बाद MySQL, SQL, इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनका काम वो एज ए DBMS यूज़ होते हैं, यानी कि वो डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद कुछ एडवांटेज हैं डाटाबेस के, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेज है वो प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंसी है, ठीक है। प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंसी में क्या होता है कि पहले जो हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर क्या होता था कि आप हर किस्म के डाटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए, अब इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम डाटा इंडिपेंडेंसी में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो अब फाइल पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जी वो जो डाटा होता था, ठीक है, वो एक ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलता था,
ठीक है, यानी अगर आपने कोई डाटा चलाना है तो आपको उसके लिए पहले उसका सॉफ्टवेयर बनवाना पड़ेगा, जिसके बाद आप उस डाटाबेस को चला सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है कि डाटाबेस जो होता है वो किसी भी जगह पे पड़ा हुआ होता है, या किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ होता है। आप सिंपली क्या करते हो, वहाँ पे जाके उसको डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। अब जिसकी सिंपल सी मिसाल है कि अब एक बहुत बड़ी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके पास अपने सर्वर वगैरह पड़े होते हैं जिनके अंदर बेशुमार डाटा इकट्ठा हुआ होता है। अब अगर उस फर्म के डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी आदमी को ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिंपल क्या करता है कि अपने सर्वर्स को एक्सेस करता है और जिस डाटा की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से उठा लेता है। तो इसके लिए अब कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है वो किसी भी किस्म का डाटाबेस के अंदर उसको यूटिलाइज करते हुए वो रन कर सकता है, और इसके लिए भी किसी खास किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है कि जी आपने अगर ये डाटा चलाना है तो आपको एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है प्लान रिडंडेंसी। प्लान डाटा रिडंडेंसी में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि डाटा के अंदर जितनी भी डुप्लीकेशन होती है आप उसको ख़त्म करते हो। ठीक है, इसमें जिस तरह पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक स्टूडेंट है, उसका डाटा जो होगा वो कई जगहों के ऊपर पड़ा होगा, यानी कि एडमिन ऑफिस में भी पड़ा होगा, लाइब्रेरी में भी पड़ा होगा, या कोई भी जो अगर कंप्यूटर की लैब है उसके अंदर फिर वो अलहदा से पड़ा हुआ होगा। तो अब एक स्टूडेंट का जो डाटा है वो 3 जगहों पर पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्या करना है कि कोई ना कोई आपने चेंजिंग करवानी है, आप एक जगह से करवा लेते हो लेकिन आप दूसरी जगह से उसकी चेंजिंग नहीं करवाते, तो इसकी वजह से डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा खराबी पैदा होती थी। ठीक है, और रेडंडेंसी में फिर ये होता था कि डाटा जो होता था वो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता था। लेकिन इसमें क्या होगा कि डाटा एक जगह पड़ा हुआ होगा, अगर आपने उसके अंदर कोई अपडेशन या चेंजिंग वगैरह करवानी है तो आप उसको करवा सकते हो, और आपका जो डाटा होगा वो सिर्फ एक ही जगह के ऊपर पड़ा होगा, और कोई भी कॉलेज का जो स्टाफ एडमिन है या कोई भी डिपार्टमेंट है वो उसको उठा के इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद आ जाता है जी इम्प्रूव डाटा कंसिस्टेंसी। अब जिस तरह डाटा के अंदर अगर तो रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, यानी डुप्लीकेशन कम होगी, तो डाटा जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा, यानी उतना ही डाटा जो कंसिस्टेंसी का मतलब है डाटा एक्यूरेशन, यानी डाटा कितना एक्यूरेट होता है, कितना दुरुस्त होता है। तो जाहिर है जितनी उसके अंदर डुप्लीकेशन कम होगी उतना ही आपका डाटा दुरुस्त होगा। यानी एक जगह के ऊपर पड़ा हुआ है, आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग करवानी है, जी मेरा ये एड्रेस अपडेट कर दें, या ये मेरा कोई भी और चीज़ आपने जो इस तरह की चीज़ अपडेशन करवानी है, तो आप क्या करते हो कि वो एक ही जगह पे आपके डाटा के अंदर वो अपडेशन हो जाएगी, और ये नहीं रहेगा कि जी की दूसरी जगह पे आपका डाटा ये आ रहा था और यहाँ पे आपका डाटा ये आ रहा है, बल्कि उसी डाटा को वो हर डिपार्टमेंट यूज़ करेगा और हर डिपार्टमेंट के पास आपका सेम डाटा ही पहुँचेगा। तो इस तरह डाटा जो जितना ज़्यादा दुरुस्त होगा उतनी ही उसके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी। उसके बाद डाटा शेयरिंग में क्या होता है कि डाटाबेस जो होता है वो एक जगह पड़ा हुआ होता है, कोई भी डिपार्टमेंट जो होता है वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो लिहाजा वो कोई भी बंदा, कोई भी जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उस डाटाबेस के रिलेटेड, वो उस डाटाबेस को इस्तेमाल कर सकता है। और डाटा क्या हो सकता है कि यही जो होती है ये डाटा शेयरिंग तकनीक होती है कि कोई भी बंदा एक जगह पे पड़ा हुआ डाटा जो होगा वो अपने लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन जिस तरह हमने पहले देखा था कि वो क्या होता था कि जब कोई किसी दूसरे आदमी ने डाटा लेना है तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता था कि जी आपको अलहदा से सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर आपको अलहदा से सॉफ्टवेयर डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप वही डाटा इस्तेमाल करते हुए कई जगहों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब क्या होता था कि पहले डेटाबेस को चलाने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता था। ठीक है, यानी कोई ना कोई एप्लीकेशन चलानी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको बल्कि उसी एप्लीकेशन के अंदर रहते हुए आप डाटा जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हो, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्ट कम होती थी और दूसरा टाइम बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको वो करना पड़ता था, टाइम भी लगाना पड़ता था और कॉस्ट भी लगानी पड़ती थी। लेकिन इसके अंदर फिर क्या होता है कि आपकी जो एक तो टाइम की बचत हो जाती है और दूसरा आपकी पैसों की बचत हो जाती है, कॉस्ट की बचत हो जाती है, जिसकी वजह से यानी कि ये एक बहुत ज़्यादा इसके लिए मुफीद फ़ायदेमंद डाटा होता है। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा जो होता है वो उसको एक्सेस कर सके और इसके लिए किसी खास किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ना पड़े।
इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब अगर कोई आपका डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, या किसी भी सर्वर रूम में, कोई भी जो सर्वर रूम है उसके अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको कोई किसी ना किसी बंदे ने मैनेज करना है। और जब उसने मैनेज करना है तो उसने ख़ास किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे अप्लाई करने हैं कि जी आप इस रूल्स को फॉलो करते हुए अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हो, या इसको फॉलो करते हुए आप डाटाबेस के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो वो जो स्टैंडर्ड्स वगैरह उसने मुतय्यन किए होते हैं ताकि डाटा के अंदर एक तो कंसिस्टेंसी रहे, ताकि कोई भी डाटा के अंदर कोई ख़राबी वगैरह ना पैदा हो, ठीक है। उस रूल्स को फॉलो करते हुए वो डाटा को इंसर्ट करे ताकि डाटा जो होता है वो आपका कंसिस्टेंट रहे। यानी कि स्टैंडर्ड्स को जो भी उसने रूल वगैरह तय किए होते हैं उनको फॉलो करते हुए डाटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर डाटाबेस को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद डाटा क्वालिटी। डाटा क्वालिटी डाटा क्वालिटी का क्या होता है कि जितना भी ज़्यादा आप रूल्स वगैरह को फॉलो करोगे, वो स्टैंडर्ड जितने जो भी स्टैंडर्ड वगैरह डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ पे डिफ़ाइन किए होते हैं, जब आप उनको फॉलो करोगे तो आपके डाटा की जो क्वालिटी होगी वो बिल्कुल प्योर रहेगी। यानी आपका डाटा कोई भी ख़राब नहीं होगा उसके अंदर, और वो जो जिस हिसाब से आपने उसको वहाँ पे सेव किया होगा उसी तरह वो वहाँ पे सेव रहेगा और उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसकी वजह से डाटा जो होगा आपका प्योर फॉर्म में रहेगा और आपको कोई भी उसको फैच करने में या उसको फैच करके देखने में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उसके बाद रिड्यूस्ड प्रोग्राम मेंटेनेंस। अब यहाँ पे ये क्या किया जाता है कि प्रोग्राम की पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये होता था कि मेंटेनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि आज जितनी भी किस्म का डाटा जो होता है वो डाटाबेस के अंदर पहले से ही डिफ़ाइन होता है। वो डाटा जो हो सकता है वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, यानी हत्ता कि जिस फॉर्म में डाटा आप रख सकते हैं आजकल के दौर में डाटाबेस के अंदर वो सारे का सारा पहले से ही मौजूद होता है। तो लिहाजा इसके लिए आपको इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती कि जी हमने ये डाटा को मेंटेन करना है, इसको अपडेट करवाना है, ठीक है, ताकि ये इस किस्म के डाटा को अंदर एक्सेस कर सके, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही हर किस्म का डाटा रखने की एबिलिटी मौजूद होती है। तो लिहाजा इस वजह से इसके ऊपर जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है वो बहुत कम आता है। उसके बाद डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। डाटा एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी बैठ के अपना डाटा जो होता है उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, यानी उसको देख सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जो डाटाबेस मैनेजमेंट जो डाटाबेस होता है ये आपको ये एडवांटेज देता है कि आप अपना डाटा किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हो, या आप किसी भी कि कहीं से भी अपना डाटा जो होगा, जो कि ऑथोराइज्ड होगा बंदा, वो अपना डाटा एक्सेस कर के उसको देख सकता है। और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, यानी जब भी अगर आपने कोई डाटा देखना है तो इसको डाटा शो करवाना चाहिए, यानी इसको फौरी रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपका जो डाटाबेस सिस्टम है, ये डीबीएमएस जो कोई भी जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो उसको 24 घंटे और 7 डेज़ जवाब देना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी बंदा अपना डाटा देख ले तो वो नज़र आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जी आपका जो डाटाबेस है वो बंद हो। तो वो क्या करता है कि फिर वो रिस्पॉन्सिव होता है। उसके बाद इम्प्रूव डिसीजन सपोर्ट। अब क्या होता है कि जितना भी डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, मालिक वगैरह या जो लोग वगैरह होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं डिसीजन करने के लिए, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल वो देखते हैं कि जी हमारे कस्टमर्स जो हैं वो किस तरह की चीज़ें ख़रीद रहे हैं, ठीक है, तो वो डाटाबेस के अंदर क्योंकि सेव होती है कि जी हमने ये चीज़ें सेल की है, तो फिर उनको ये इस एक डिसीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ये फैसला करने में कि जी ठीक है जी हमने यही चीज़ें आगे जनरेट करनी है। तो क्योंकि ज़ाहिर डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा सेव होगा तो वो देखेंगे जी किस किस्म के लोग हैं या कौन सा चीज़ वगैरह जो हमारी है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसको उस डिसीजन को मद्देनज़र रखते हुए वो क्या करेंगे, वो आगे अपनी जो प्रोग्रेस है या अपनी जो कह लें कि जो चीज़ें बना रहे हैं वो उसको और ज़्यादा कर देंगे, ताकि कि लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो लिहाजा हम यही चीज़ जो है वो क्रिएट करेंगे और डिसीजन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। यानी ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका दूसरा लेक्चर, और इसके बाद इंशाल्लाह तीसरा लेक्चर फिर मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको किसी भी तरह की मुश्किल पेश आ रही हो, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।